हरियाणा के पूर्व ऊर्जा मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह ने जन सुनवाई के दौरान हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के समक्ष बिजली विभाग के निजीकरण का मुद्दा उठाया। निजीकरण का विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि अगर बिजली विभाग को किसी निजी कंपनी के हाथों में दे दिया तो प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को नुकसान होगा। उन्होंने कांग्रेस की चल रही बैठकों के अंदर क्या हो रहा है इसका भी खुलासा किया। प्रोफेसर संपत सिंह से खास बातचीत की है हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने, सुनिए। हरियाणा के पूर्व मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह ने आरोप लगाया है कि सरकार निजीकरण की तरफ बढ़ रही है। इस मेरे साथ हैं प्रोफेसर संपत सिंह, इनसे जानते हैं कि वो ये आरोप किस आधार पर लगा रहे हैं। देखिए, कल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के सामने हियरिंग हो रही थी और वो हियरिंग थी, एक निजी कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लाइसेंस मांगा है और कोई भी कंपनी लाइसेंस मांगती है तो वो बिना सरकारी मदद के हिम्मत नहीं कर सकती। इसलिए हमें लगता है कि सरकार की शय पर जो है उन्होंने प्राइवेट लाइसेंस लेने का प्रयास किया है और उसमें जन सुनवाई के लिए कल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने तारीख रखी थी। मैंने भी ऑब्जेक्शन डाला था और एक ऑब्जेक्टर के रूप में गया था, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से मैं गया था वहाँ, और वहाँ जाकर मैंने मेरी बातें रखी। मैंने सबसे पहले ये तो कहा कि हम निजीकरण किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि निजीकरण से क्या होगा कि आप कोई बिजली का सुधार नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो ढांचा बना हुआ है बिजली का और जो सरकार में आमदनी हो रही है और जो जनता की संपत्ति है उसको जो है निजी हाथों में आप देना चाह रहे हो, नहीं कि कोई सुधार करना चाह रहे हो। और वो नई कंपनी थी 11 पावर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिनके पास वर्थ वैल्यू जो है ना अपनी 1 करोड़ रुपए की थी और 1 करोड़ रुपए की वैल्यू वो 1 साल पहले कंपनी बनी है 6 जून 2025 को, और काम करना चाहती है वो 4716 करोड़ का, 73 लाख ऊपर है उसके। तो कैसे वो पैसा कहाँ से जुटाएगी, इसका कोई जवाब नहीं था। इसी तरीके से मैंने ये कहा कि बिजली एक कोई वस्तु नहीं है, एक कोई कमोडिटी नहीं है। बिजली आज आवश्यक चीज़ बन चुकी है, चाहे वो किसानों के लिए है, गरीब परिवारों के लिए है, उद्योगों के लिए है, अस्पतालों के लिए है, स्कूलों के लिए है, पेयजल योजनाओं के लिए है, और करोड़ों लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ मामला है बिजली का ही। मैंने ये भी कहा कि संविधान का जो अनुच्छेद 38 है, 39 ख है और 48 है, वो भी सरकार को जिम्मेदारी देता है कि देश के संसाधनों का उपयोग जनहित में हो और कृषि की रक्षा की जाए। ये मतलब एक संविधान की बात भी है। अगली बात मैंने ये भी कहा कि इसमें जनता ने बड़ा खून पसीना बहाकर अपनी संपत्ति बनाई है बिजली निगम की, 25,950 करोड़ रुपए, जब 34,000 करोड़ से ऊपर का जो है उज्ज्वला योजना के अंडर जो पैसा ये उदय योजना, उसके अंदर जो है पैसा सरकार ने देना था, उसमें हरियाणा सरकार ने भी 25,950 करोड़ रुपए दिए। उससे ऋण बढ़ा बिजली का, और ऋण बढ़ा तो उसके पेमेंट कौन कर रहा है, हरियाणा का आम आदमी कर रहा है, आम टैक्स कर रहा है, टैक्स दाता कर रहा है। तो इसलिए इतनी बड़ी हमने कुर्बानियाँ करी है, इतने पैसे हमने दिए हैं, वो कैसे सौंप दिया जाए उनके हाथों में। दूसरी बात मैंने ये भी कही कि बिजली ने इतने सालों में एक ढांचा मजबूत किया है और वो पैसा किसका है, जनता का पैसा है। 44,742 करोड़ का ढांचा बना रखा है अभी, जिसके अंदर आपके ट्रांसफार्मर्स हैं, जिनके अंदर बिजली का ट्रांसमिशन सिस्टम भी है, जिसके अंदर आपके सब स्टेशन हैं, छोटे बड़े सभी किस्म के सब स्टेशन होते हैं, वो पैसा लगा है। और उसमें 3352 करोड़ की सरकार ने एक किस्म की इक्विटी भी दे रखी है, पैसा भी दे रखा है। ये सारी संपत्ति हम कैसे सौंप देंगे उनको। और गुड़गांव का जिसका मांग रहे हैं, ये गुड़गांव के अंदर तो 42% रेवेन्यू कलेक्शन है। हरियाणा के अंदर दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम बनी हुई है, उसका जो एरिया है उसमें 100 की आमदनी होती है, तो 42 अकेले गुड़गांव की होती है, 42% गुड़गांव से आमदनी हो रही है, और उस गुड़गांव को आप उनको सौंपना चाहते हो। और उसमें नए नए काम गुड़गांव में चल रहे हैं। एक तो स्मार्ट ग्रिड योजना चल रही है, जिस पर 1608 करोड़ रुपए अकेले गुड़गांव के अंदर खर्च होंगे। इसी तरीके से RDSS योजना चल रही है, जिसमें अकेले गुड़गांव में 3584 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इतना बड़ा निवेश किया जाएगा, सारा अंडरग्राउंड सिस्टम बन रहा है, सारा का सारा स्मार्ट ग्रिड बन रहे हैं, और वो उनको सौंप रहे हो आप। और गुड़गांव में जैसे मैंने बताया 42% आमदनी है,
उसके साथ ही सबसे कम लॉस गुड़गांव के अंदर भी है, 4.70% जो है ना लॉस है। बाकी जगह लॉसी जो हरियाणा के अंदर 10 पॉइंट करीबन 30% 40% है, 10.25% समझ लो, 10.5% के बीच के अंदर लॉसेज है। यहाँ केवल 4.7% लॉसेज है। इसी तरीके से मैंने कहा कि गरीब उपभोक्ताओं को जो सब्सिडी मिलती है वो किससे मिलती है? C&I से। C मतलब कॉमर्शियल, I मतलब इंडस्ट्री। और कॉमर्शियल और इंडस्ट्री के उपभोक्ता अगर ये ले गए, कंपनियां ले गई है, तो उसके बाद माइग्रेशन हो जाएगा, ये दोनों कंपनियां उधर चली जाएगी, बाकी गरीब उपभोक्ता रह जाएगा, तो उसका बिजली की दरें बढ़ जाएगी, उसको जो सब्सिडी का फ़ायदा मिल रहा है वो बंद हो जाएगा। इसी तरह किसान को सब्सिडी मिल रही है, उस पर भी असर आएगा, किसान के ऊपर भी बोझ बढ़ेगा, आम गरीब आदमी के ऊपर भी बोझ बढ़ेगा, छोटी इंडस्ट्री पर बोझ बढ़ेगा, दुकानदारों पर भी बोझ बढ़ेगा। इसका वो आमदनी जो है ना क्रॉस सब्सिडी वाली, वो हमारी ख़त्म हो जाएगी। प्रोफेसर साहब, हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के सामने आपने जो विषय रखा है और उधर से आपको क्या जवाब मिला है? देखिए, जहाँ तक जवाब था, जवाब तो वो कोई जवाब नहीं दे रहे थे। वो सवाल जरूर पूछ रहे थे, बीच बीच में हमसे सवाल भी पूछ रहे थे, बीच के अंदर सारी बातें हुई थी, आदान प्रदान विचारों का हुआ है वहाँ, लेकिन कोई फैसले वाली बात अभी नहीं। कंपनियों ने अपना जवाब दे दिया था, हमने अपना जवाब दे दिया था, और हमने ये भी कहा, मैंने उदाहरण भी दे दिए थे कि सुप्रीम कोर्ट के एपेलेट अथॉरिटी के पुराने फैसले भी हैं, उन्होंने इसमें कहा है कि इस तरह निजीकरण से जो है ना आम गरीब उपभोक्ता को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ये बातें मैं उनको बताई थी। प्रोफेसर साहब, कांग्रेस की कल बैठक हुई है और आगे भी बैठकें जारी हैं, तो क्या लगता है कि इस संगठन को कितनी मजबूती मिल सकती है, क्योंकि आप कांग्रेस में भी रहे हो? देखिए, कांग्रेस के अंदर सिवाय ग्रुपबाजी के कोई चीज़ है ही नहीं, गुटबाजी है यहाँ, हमेशा गुटबाजी करते हैं। एक नेता आता है, दूसरे नेता नहीं आएगा। कल तो क्योंकि प्रभारी आए हुए थे इसलिए सारे नेता आ गए। अब मीटिंगें होती है, अब इन्होंने देहात के और शहर के अलग अलग अध्यक्ष बना रखे हैं, तो देहात का अध्यक्ष को मीटिंग बुलाता है तो शहर वाला नहीं आता, शहर वाला बुलाता है तो वो देहात वाला नहीं आता, और जिसका बनाया हुआ है वो आदमी आएंगे और दूसरे आदमी नहीं आएंगे। मान लो एक गुट ने बनाया है तो BCD ग्रुप वाले लोग जो है ना उसमें नहीं भाग लेंगे। ये गुटबाजी तो डिस्ट्रिक्ट स्तर पर भी है, नीचे स्तर पर भी है, ऊपर स्तर पर भी है, गुटबाजी उनमें है। यही कारण है कि आज 2 साल होने को हो रहे हैं और 2 साल के अंदर अभी तक उनको ये होश नहीं आया है कि अपोजिशन में है कि राज में है ये लोग, क्योंकि सपने सजो रखे थे। और कल मीटिंग में भी किसी आदमी ने ये भी कहा है, किसी MP पर कटाक्ष करते हुए, कि लोग तो 60 सीट दे रहे थे और आप तो 40 ही मांग रहे थे, तो ये बताइए कि अब राज आपका है कैसे? जब उन्होंने ये कहा ना कि परसेंटेज हमारी बढ़ गई है, तब उन्होंने जवाब देते हुए टाइम कहा था कि परसेंटेज बढ़ी नहीं है। परसेंटेज बढ़ी क्या, सीट कहाँ बढ़ी आपकी? सीट तो अभी कम होगी। और अब तो वो उन्होंने 40 का कहा था, 40 भी नहीं दी, 37 दे दी, और अब तो रह भी गई, कितनी रह गई है? 28 रह गई है। और कितना बड़ा मुद्दा था, कल बिजली नियामक आयोग के सामने सुनवाई, जन सुनवाई थी, कोई भी आदमी जा सकता था उसके अंदर। तो कांग्रेस के इतने बड़े बड़े नेता थे यहाँ अपोजिशन लीडर भी यहीं थे, पार्टी के जनरल सेक्रेटरीज वगैरह यहीं थे, MPs यहीं थे, ex-MP यहीं थे, MLA यहीं थे, ex-MLA यहीं थे, पार्टी की जो करीम होती है वो थी यहाँ। क्या एक चक्कर लगा देते इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के सामने तो क्या फ़र्क पड़ता है इनका? लेकिन डरते हैं। कांग्रेस है जो BJP सरकार से डरती है, दबी हुई है, और दबे हुए में उन्होंने सरकार भी उनको दी है। अब मतलब एक किस्म का अपने हित आगे रखे और जनता के हितों को जो है ना न्यौछावर इन लोगों ने कर दिया, और अब भी जो है ना नहीं कर रहे। इससे बड़ा और ज़्यादा क्या अपेक्षा, उन लोगों की उपेक्षा करेंगे? ये थे मेरे साथ हरियाणा के पूर्व मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह। इन्होंने बताया कि सरकार निजीकरण की तरफ बढ़ रही है। इसके साथ साथ इन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।